आइए बच्चों, अब हम अम्ल के बारे में जानें। अम्ल क्या होता है। एसिड शब्द का उद्भव लैटिन भाषा के एसिडस शब्द से हुआ है। इसमें यूएस को हटा दिया जाए तो इसमें एसिड होता है, तो एसिड शब्द है एसिडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ खट्टा होता है। इसका हिंदी रूपांतरण अम्ल है। नींबू, संतरा, आंवले, इमली, कच्चा आम आदि इनमें उपस्थित अम्लों के साथ खट्टे होते हैं। चींटी के काटने से होने वाली जलन का आपने अनुभव किया होगा। यह जलन फार्मिक अम्ल के कारण होती है, जिसे चींटी काटे गए स्थान पर छोड़ती है। ऐसे अम्ल जो प्राणियों एवं वनस्पतियों में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, उसे प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो बच्चों देखिए, यहाँ पर नींबू, संतरा और आंवला, ये कच्चा आम है, इसके कारण ये खट्टा होता है, जिसमें एसिड पाए जाते हैं। और साथ ही जो चींटी होती है, उसके मुंह में एक अम्ल होता है जिसको फार्मिक अम्ल कहा जाता है। वो यदि शरीर में जाता है तो उस जगह पर लाल पड़ जाता है, जिसके कारण सूजन हो जाता है। और सूजन होना हमारे लिए लाभदायक होता है, क्योंकि फार्मिक अम्ल जैसे ही हमारे शरीर में प्रवेश करता है, हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाने लगता है, और उसमें हमारे शरीर में उपस्थित जो WBC है वह उसको चारों ओर से घेर लेता है, जिसके कारण से वह वहाँ पर सूजन दिखाई देता है। और साथ ही साथ उनसे जब क्रिया करता है तो वहाँ पर रेड कलर का हो जाता है। तो इस प्रकार से जो प्राकृतिक रूप से पाया जाता है प्राणियों में, वनस्पतियों में, उसको प्राकृतिक अम्ल कहते हैं। तो यहाँ पर इसका लिस्ट दिया गया है। यहाँ पर दिया है संतरे और नींबू। संतरे और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, चींटी एवं मधुमक्खी में फॉर्मिक अम्ल होता है, फटा दूध और दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, सिरका में एसिटिक अम्ल, चाय में टैनिक अम्ल, इमली में टार्टरिक अम्ल और टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल होता है। इस तरह से इसमें बहुत सारे इसमें अम्ल पाए जाते हैं। तो ये सभी जो दिखाई दे रहा है आपको साइट्रिक अम्ल, ये 4 इधर है और 4 इधर, ये 8 जो होता है यह प्राकृतिक अम्ल है। अब दूसरा देखते हैं। हम भूमि से प्राप्त खनिजों से भी अम्ल प्राप्त करते हैं, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहते हैं, और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसको याद रखना है तीनों को। और इन्हें खनिज अम्ल कहते हैं। खनिज क्योंकि ये भूमि से प्राप्त होता है, इसलिए इसको खनिज अम्ल कहते हैं। तो अम्ल यहाँ पर 2 प्रकार के हुआ। एक तो होता है प्राकृतिक अम्ल, और दूसरा यहाँ पर हमको जानकारी हुआ खनिज अम्ल। खनिज अम्ल भी स्वाद में खट्टे होते हैं। अपने शिक्षक के निर्देश के बिना इसको छूना नहीं है और चखना भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत हानिकारक होता है। तो सभी बच्चे इससे सावधान रहें और इसको छुए नहीं। और छूने का तरीका आप अपने शिक्षक से पूछ सकते हैं कि इसको किस तरह से यूज़ करना है। यदि शुद्ध अम्ल में अधिक मात्रा में पानी मिला हो तो उसको तनु अम्ल कहते हैं, और यदि शुद्ध अम्ल में पानी की मात्रा कम हो तो उसे सांद्र अम्ल कहते हैं। देखिए यहाँ पर अम्ल भी 2 प्रकार से बांट दिया गया है, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। तो मान लो जाए HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमको दिया है, और इसको हम शुद्ध रूप में यदि देखेंगे तो इसमें पानी की मात्रा कम होती है, तो इसलिए इसको हम सांद्र अम्ल कहेंगे। और यदि इसमें वाटर मिला दिया जाए, पानी मिला दिया जाए, तो यह क्या हो जाएगा, तनु अम्ल हो जाएगा, वो फीका हो जाएगा, इसलिए उसको तनु अम्ल कहते हैं। इस तरह से हम 2 भागों में फिर से बांट देंगे, तनु अम्ल और सांद्र अम्ल। यहाँ पर देखिए, जब कभी पीतल या कांसा के बर्तन में कोई खट्टी वस्तु अधिक समय तक रखी जाती है, तो वह उस बर्तन के अंदर दीवार पर नीला हरा आ जाता है। पीतल तथा कांसे में उपस्थित तांबा अम्ल से क्रिया कर नीला हरा यौगिक बनाता है, और इस क्रिया को रोकने के लिए पीतल के बर्तनों पर टीन या रांगा की कलाई की जाती है, और कलाई की यह परत बर्तन को अम्ल से संचारण होने से बचाती है। तो बच्चों इसका अर्थ ये है कि जैसे हम लोग, हमारे छत्तीसगढ़ का पसंदीदा जो सब्जी है खट्टा भाजी, आप सभी लोग खाते हैं खट्टा भाजी, और इसको देखते हैं तो यदि उसको पीतल या कांसा के बर्तन में रख देते हैं तो वो
ख़राब हो जाता है, उसका जो स्वाद है वो चेंज हो जाता है। तो इसका कारण ये है, उसमें जो अम्ल होता है वह इस पीतल से क्रिया करके या कांसा से क्रिया करके ये नीला हरा यौगिक बना देता है, उसका कलर है वहाँ पर हरा रंग हो जाता है। तो ये विषैला पदार्थ है जिसके कारण उसका स्वाद है वह चेंज हो जाता है। तो इसको रोकने के लिए उस पीतल या तांबे में हम टीन की कलई कर देते हैं, मतलब कवर लगा देते हैं, पतली परत चढ़ा देते हैं एक्स्ट्रा, और तो उसका जो संचारण है जो ख़राब होता है वह रुक जाता है। चाहे आप 2 मिनट रखो या 10 मिनट, वो कुछ भी नहीं होता। आगे देखिए, आपने देखा होगा कि लोहा, चांदी इत्यादि धातुओं से बनी वस्तुओं की सतह नम हवा से संपर्क रहने पर मलिन पड़ जाती है, जिसे संचारण कहते हैं। जैसे लोहा होता है, उसको बहुत दिनों तक बाहर खुले में रखेंगे तो क्या हो जाता है, जंग लग जाता है, जिसको हम संचारण भी कहते हैं। तो आइए इसे लोहे पर जंग लगने की अभिक्रिया द्वारा समझें। और जंग लगना ऐसा रासायनिक परिवर्तन है जो लोहे की वस्तुओं को प्रभावित करता है, अतः जंग लगने के कारण बहुत अधिक हानि होती है। जंग लगने की अभिक्रिया को निम्नलिखित समीकरण दिया गया है। लोहा है, Fe लिखा है, इसका रासायनिक सूत्र होता है Fe, जिसको अणुसूत्र भी कहते हैं। तो इसको पूरा नाम होता है फेरिक या फेरस, 2 प्रकार के होता है। और यह है ऑक्सीजन, इस तरह से यह आयरन ऑक्साइड बनाता है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल अथवा जलवाष्प दोनों आवश्यक है। यदि लोहे को इन संपर्कों से बचा कर रखा जाए तो लोहे को जंग लगने से रोका जा सकता है। इस तरह से इसका सरल उपाय, लोहे की वस्तुओं में पेंट या ग्रीस की परत चढ़ा देते हैं, पेंट लगा देते हैं, या लोहे के ऊपर क्रोमियम या जस्ता, जिसको जिंक कहते हैं, या हम लोग रंगा के नाम से जानते हैं, जैसी धातुओं की परत चढ़ा देते हैं उसमें। और इस तरह से इसको गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। जब वस्तु का हवा की नमी तथा ऑक्सीजन के संपर्क से टूट जाता है तब उसमें जंग नहीं लग सकता और संचारण से हमारा जो लोहा है वह बच जाता है, जंग लगने से बच जाता है। तो इसको 3 विधि है इसको रोकने के लिए, या तो हम पेंट लगा दें, या तो इसमें ग्रीस लगा दें, या उसमें धातु की और दूसरी परत लगा देंगे, जिसको हम गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। इस तरह से हम उसे जंग लगने से रोक सकते हैं। आगे देखिए, एक और क्रियाकलाप दिया है जिसमें क्या होता है, देखिए आवश्यक सामग्री तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, जिसको हमने ऊपर में पढ़ा, और तनु दिया है मतलब पानी की मात्रा ज़्यादा होगा उसमें, और दानेदार जिंक, माचिस और परख नली, इतने चीज़ों की आवश्यकता होगी। एक परख नली में 1/4 भाग मतलब 25% भाग तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेकर उसमें दानेदार जिंक डालेंगे, और क्रिया के फलस्वरूप गैस बनती है। तो परख नली के मुंह से निकलने वाली गैस के मार्ग में जलती हुई माचिस की तीली ले जाए, क्या होता है देखते हैं। तो देखेंगे कि गैस में नीली लौ के साथ जलने लगती है और पॉप की आवाज़ आती है। इस तरह से जो पॉप की जो आवाज़ आती है वो हाइड्रोजन गैस की होती है। तो यहाँ पर दिया है दानेदार परख नली एक लिया गया है, उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला गया है और इसमें दानेदार जिंक डालेंगे। तो नीचे में जो क्रिया होगा और उसके फलस्वरूप एक हाइड्रोजन गैस निकलेगा, इसमें माचिस की तीली ले जाएंगे तो यहाँ पर नीली लौ के साथ जलने लगेगा और पॉप की आवाज़ आएगा। तो पॉप की जो आवाज़ आती है वह हाइड्रोजन गैस की है। तो ये प्रश्न पूछा जाता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दोनों को जब क्रिया कराते हैं तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकलती है, जो पॉप की आवाज़ आती है जो वहाँ परख नाली से निकलती है। और इस तरह से अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो इस तरह से हमने इसमें देखा कि इसमें हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। अम्ल कुछ धातुओं से क्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करते हैं। तो साथ में एक और देखते हैं, यहाँ पर एक क्रियाकलाप और दिया गया है, क्रियाकलाप 5। तो इसमें संगमरमर का चूरा, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल और परख नली, ये 3 चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो एक परख नली में संगमरमर का चूरा लेना है और उसमें थोड़ी मात्रा में HCl डालना है। तो आपने क्या देखा, तो इस क्रिया में परख नली में बुदबुदाहट के साथ गैस निकलती है, क्योंकि संगमरमर में कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जो संगमरमर होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, जो तनु अम्ल के साथ
क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है। तो अम्ल धातुओं के कार्बोनेटों व बाइकार्बोनेट के साथ क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। अम्ल के इस गुण का उपयोग अग्निशामक यंत्र में करते हैं। जो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और कार्बन डाइऑक्साइड जब लौ में जब प्रवेश करती है तो ऑक्सीजन उसको नहीं प्राप्त होती और वह आग है वो बुझ जाती है। और रासायनिक समीकरण के रूप में यहाँ दिया गया है, ये संगमरमर है कैल्शियम कार्बोनेट, और उसमें HCl डालते हैं जो कि एक तेजाब ही है, और तेजाब को जब डाला जाता है तो कैल्शियम और पानी भी साथ में बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होता है जो लौ को बुझा देती है। तो इस तरह से अम्ल की जो क्रिया है वो धातु अधातु के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करती है। और इसका उपयोग देख लेते हैं अम्लों के उपयोग। तो सल्फ्यूरिक अम्ल, इसमें 3 अम्ल हमने पढ़ा था खनिज अम्ल के रूप में, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल। तो देखते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग उर्वरक जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट और कार की बैटरी में इसका अम्ल का उपयोग किया जाता है, और साथ ही अग्निशामक यंत्र में इसका उपयोग किया जाता है। और दूसरा दिया है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका उपयोग हम नमक के शुद्धिकरण में करते हैं, और चीनी मिट्टी के बर्तन और टाइल्स की सफाई करने के लिए हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का उपयोग करते हैं। साथ में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग उर्वरक के रूप में जो खाद हम खेतों में डालते हैं वो है, उसका बनाने के लिए नाइट्रिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। और सुनार है, वो सोने चांदी के गहने की सफाई करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो यह अम्लों का जो उपयोग है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, तो आप इनको अच्छी तरीक़े से इसको पढ़ लीजिए ताकि आपको आने वाले जो एग्ज़ाम है या अपने नॉलेज इंक्रीज के लिए इसको उपयोग आप कर सकते हैं। आइए अब अग्निशामक यंत्र के बारे में जानें। अग्निशामक यंत्र क्या होता है और इसको कैसे इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर इसमें दिया है, इनमें एक धातु के बेलनाकार पात्र में सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कांच की बोतल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल भरा होता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक बेलनाकार है, ये वाला ऐसा बना हुआ है, इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट भरा हुआ है, और साथ में ये यहाँ पर दिया गया है एक कांच की जो बोतल टाइप का दिखाई दे रहा है, इसमें गुंडी है और इसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को भरकर रखा जाता है। आग लगने पर अग्निशामक यंत्र की गुंडी को किसी कठोर सतह पर टकराने से अंदर वाली कांच की बोतल टूट जाती है। जब इसको टकराया जाता है ऊपर से किसी को, तो यहाँ पर जो कांच है वो टूट जाता है, और जिससे सल्फ्यूरिक अम्ल बेलनाकार पात्र के सोडियम बाइकार्बोनेट से क्रिया कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड आग बुझाने में सहायता करती है। ये जो कांच है जब टूट जाती है तो यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक अम्ल है वो सोडियम बाइकार्बोनेट से क्या हो जाती है, मिल जाती है, और इनसे क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करती है। यहाँ पर लिखा है कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में पानी भी बनाती है और यह बाहर निकलता है और आग है इस तरह से बुझ जाता है। तो यहाँ रासायनिक सूत्र के रूप में भी दिया गया है, यहाँ पर दिया है सोडियम बाइकार्बोनेट जब सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, साथ में पानी बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड है इस नली के माध्यम से बाहर निकलती है और संबंधित जहाँ पर आग लगा होता है वहाँ पर इसका छिड़काव किया जाता है, जिससे उस आग को लौ को ऑक्सीजन नहीं मिल पाता और फलस्वरूप वह आग है वह बुझ जाती है।